नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राष्ट्रधर्म में बात करते हैं मुद्दे की, जहां पर दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने को बिल को लेकर मोदी कैबिनेट ने मुहर इस पर लगा दी है और अब इसी हफ्ते में ये बिल संसद में भी लाया जा सकता है। संसद में पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ 1 मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले सिर्फ एक ही निगम होगा। बता दें कि मार्च में ही एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन इसी वजह से अब तक ये ऐलान नहीं हुआ है। तब चुनाव आयोग ने ही बताया था कि केंद्र सरकार तीनों एमसीडी को एक कर सकती है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है और राज्य निर्वाचन आयोग को 1 महीने तक का वक्त भी चाहिए कि वो तारीखों की घोषणा कर सके। ऐसे में संसद कोई भी फैसला तारीखों को ध्यान में रखकर करेगी, लिहाजा 16 अप्रैल से पहले संसद को फैसला लेना होगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। आम आदमी पार्टी ने गुजारिश की है कि तय समय पर एमसीडी चुनाव कराया जाए। फिलहाल दिल्ली में नगर निगम चुनाव टालने और बीजेपी के चुनाव से भागने के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। इस आरोप पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल ने एक बार कहा था कि 4 विधानसभा चुनावों में जमानत जब्त करवाने वाली पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ये दावा कर चुके हैं कि अभी एमसीडी के चुनाव हुए तो बीजेपी सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमटी रह जाएगी। इसी बीच अब खबर ये भी है कि दिल्ली सरकार का दखल निगम में बेहद कम करने के लिए मेयर इन काउंसिल व्यवस्था भी अपनाई जा सकती है, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधा चुनेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो सीएम से भी ज्यादा प्रभाव वाला माना जाएगा, क्योंकि सीएम सिर्फ एक विधानसभा से विधायक के तौर पर चुना जाता है। वहीं मेयर और पार्षदों का कार्यकाल बढ़ाने पर भी फिलहाल विचार किया जा रहा है। आज जो एमसीडी के यूनिफिकेशन का बिल कैबिनेट में आया है, बिल हमारे स्पेसिफिक टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि चुनाव अपनी तारीख के हिसाब से होने चाहिए। पोस्टपोन करना, चुनाव को डिले करना गैर संवैधानिक है। हम अपने देश के इतिहास को याद करें तो इस देश के इतिहास में सिर्फ एक बार गए हैं और वो तब था जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। वो तब था जब इंदिरा गांधी जी को लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगी और वो देश में इमरजेंसी लेके आ गई कि चुनाव टाल दिए जाएं। अभी वही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज ये इसलिए जरूरी मुद्दा है। देखिए, चुनाव 3 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, चुनाव नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में चाहती है। लेकिन ये चुनाव को स्थगित करना इसलिए खतरनाक है क्योंकि आज एमसीडी में चुनाव हारने के कारण भाजपा एमसीडी का चुनाव स्थगित कर रही है। दिसंबर में गुजरात का चुनाव है। कल को अगर भाजपा को लगेगा कि हम गुजरात का चुनाव हार रहे हैं तो वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेज के कहेंगी कि हम ना गुजरात और महाराष्ट्र को एक स्टेट बना रहे हैं, हम उनको यूनिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए आज आप यहां पे चुनाव मत करवाइए, यूनिफिकेशन के बाद करवाइए। कल को अगर भाजपा लोकसभा का चुनाव हार रही होगी तो भाजपा चिट्ठी लिखेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, हम भारत को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में लेके आ रहे हैं, तो जब तक हम संविधान को बदल नहीं देते हैं आप चुनाव मत करवाइए। तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक कदम है। इसलिए हमारी आज इलेक्शन कमीशन से ये मांग है कि चुनाव को सही समय पे करवाया जाए। 18 मई तक नई एमसीडी का गठन होना है, उससे पहले चुनाव करवा के सही समय पे गठित किए जाए, वरना आज लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
पर लगातार रार बरकरार है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीके से आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी, क्योंकि पंजाब में जब हार हुई है बीजेपी की, तो उसी हार का डर बीजेपी को अभी सता रहा है और इसी वजह से बीजेपी ये चुनाव जो है वो टालना चाहती है। तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव अभी भी इस पर रार बरकरार है। समय पर होंगे या नहीं, इसका फैसला अभी भी नहीं आ पाया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ अजय शर्मा जी, नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास अजय शर्मा जी आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, और आज कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी भी दे दी है और तीनों निगमों को एक करने का जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें अब एक हफ्ते में ये जो बिल है वो संसद में भी आ सकता है। क्या कुछ आप कहेंगे? है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सीटें आने वाली है और आज बीजेपी इतनी बुखला गई है कि वो इलेक्शन भी डिले करने से आ रही है। दिल्ली की जनता कूड़े से परेशान है, दिल्ली की जनता गंदगी से परेशान है। दिल्ली के अंदर कहीं से भी एंट्री करो कूड़े के पहाड़ मिलते हैं। हमारे एमसीडी के कर्मचारी सैलरी के लिए मोहताज है, जबकि इसका पैसा तक नहीं मिल रहा। तो इन्हें आज ये पता लग गया कि पूरी की पूरी दिल्ली की जनता, पूरे दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारी आज इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज एमसीडी के कर्मचारी ने गंदी निगाह से देख रहे हैं कि बीजेपी 15 साल हो गए बैठे हुए, आज दिल्ली की जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो आज इनके पास एक ही मुद्दा है, इलेक्शन टालना। आप इलेक्शन जितना मर्जी टाल लीजिए, एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी आएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी पे विश्वास बना दिया है और दिल्ली के केजरीवाल जी है उनका चुनाव चिन्ह भी सफाई वोट कर पहले नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है और इसी के लिए सफाई भी होकर रहेगी। अवस्थी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। प्रस्ताव आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, संसद में लाया जाएगा, लेकिन आरोप सीधे सीधे आम आदमी पार्टी लगा रही है क्योंकि पंजाब में आपकी हार हुई है, इसी वजह से आप हार के डर से ये चुनाव जो है वो टालना चाहते हैं। देखिए, एक चीज कहूंगा मैं, उन्होंने जो चुनावी भाषण दिया अभी आपके क्वेश्चन के आंसर पर, ये तो पुराने तरीके का इनका टिकटॉक करने का तरीका है और वो रोज कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने देख लिया है। तो जहां तक वो बोल रहे हैं पंजाब में जीते हैं, अजय शर्मा जी, हम 4 सरकार बना के आए हैं और उसमें जहां पर आपने लोगों को खड़ा किया था उसमें 99% लोगों की जमानत भी जब्त हो गई है। ये भी सोच लो आप। और जो आपके सीएम कैंडिडेट भी थे वो भी हारे हुए हैं। तो ऐसा यहाँ पे चुनाव भाषण मत दीजिए, जिस विषय पर डिबेट हो रहा है उसके ऊपर बात करिए। आपने पिछले 7 सालों में जब से आपकी सरकार आई है, तो जिस दिन सरकार आई थी आपने उस दिन ठान लिया था कि किस तरीके से इस एमसीडी को बंद बनाया जाए। सबसे पहले आपने क्या कहा, बुजुर्गों की जो पेंशन थी वो बंद कर दी। 2015 में आपकी सरकार बनने के 1 महीने बाद, और आज तक उनको पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही, वो भी खा गए आप। आपको लगा कि यदि ये पेंशन एमसीडी के थ्रू जाएगी तो इनको हटाना मुश्किल है। और 2017 में जब हमने दोबारा सरकार बनाई, तब क्या हुआ? आपको लगा कि ये बहुत मजबूत लोग हैं, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बिल्कुल पैसा मत दो, कोई काम मत करने दो, दिल्ली को गंदा होने दो। और केजरीवाल की गंदी नियति के कारण आपने एमसीडी को पैसा नहीं दिया। 13,000 करोड़ रुपए आज भी पेंडिंग है, जिसके लिए कभी हमको सफाई के लिए पैसा चाहिए, कभी तनख्वाह के लिए पैसा चाहिए, कभी और व्यवसायों के लिए पैसा चाहिए, वो आपने नहीं दिया। और आप इस चैनल पे आके शर्म नहीं आ रही आपको कि ये कैसे हो कि ये चला नहीं पाए, पूरा इकट्ठा किया। कोई यदि दिल्ली कोई अव्यवस्था है तो वो आपके कारण, आप पार्टी के कारण और खासकर केजरीवाल के कारण है। ये जो व्यवस्था 2012 में दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने उसको टाइफिकेशन किया था। आज साउथ दिल्ली के पास एक्सेस मनी है, ईस्ट दिल्ली के पास पैसा ही नहीं है। एनडीए जो नॉर्थ दिल्ली एमसीडी है उसके पास मिक्स पैसा है। इन दोनों को जब तीनों को मिलाया जाएगा तो खर्चे 1/3 होंगे
और उसके बाद एक मेयर होगा भारतीय जनता पार्टी का। नोट कर लो, कहीं कॉपी लेके आए हो आप। इतने ज्यादा जो उछल रहे हो पंजाब के कारण, क्योंकि हमने चुनाव लड़ा नहीं वहां पे, तो इसलिए आपको जो अंधे के हाथ में बटेर लग जाता है ना, तो वो पागल पंगे पगला पगला के घूमता है, वही हालत हो रही है आपकी। दिल्ली के अंदर केवल और केवल प्रचार कर रहे हो, विधवाओं का पैसा रोका हुआ है आपने। 500 स्कूल बनाने थे, एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक रोड नहीं बनाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक स्टेडियम नहीं बनाया। दिल्ली की जनता आपको देख के रो रही है। अभी पानी की किल्लत हो गई, फिर आप कहोगे हरियाणा ने पैसा नहीं दिया, पानी नहीं दिया। फिर अभी जब पानी बारिश हो जाएगी, जब भर जाएगा, तब आप कहोगे पानी ज्यादा हरियाणा ने भेज दिया। और फिर जब पोल्यूशन आएगा, तब आप ये कहोगे कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, हम क्या करें। तो इस तरीके की बातों को मत करिए, काम करिए। यदि चुनाव आयोग है, उसको इस तरीके के गाली मत दीजिए आप कि आपने कहा कि लगता है इनको कोई पैसा दे दिया गया, या इनको कोई डरा दिया गया है, या कोई इनको अवस्थी साहब, मार्च के बाद इनको कोई प्रमोशन होगी। ये केजरीवाल का सेंटेंस था। आप चुनाव आयोग को कैसे बोल सकते हो ऐसा? और उसके बाद आप खीखी करके हंस रहे हो। जनता देख रही है और आने वाले समय पे बता देगी। और कितने ईमानदारी है आपकी, जो गीता रावत को जो सीबीआई ने पकड़ा, आज तक आपने पार्टी से निकाला नहीं है। बिल्कुल आप ही की ही पार्षद है जो मूंगफली वाले से 20,000 रुपए ले रही थी। ये क्या है? ये कौन सी आम आदमी पार्टी है जो कहती थी कि हम गरीब लोग हैं, आम आदमी हैं? वो अपने घर में 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं केजरीवाल, और आप इसका डेकोरेशन 35 करोड़ में। जनता देख रही है, जवाब देगी आपको चुनाव में। ठीक है अजय जी, गीता रावत पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कि दिल्ली के अंदर कोई भी अच्छे स्कूल नहीं बने, कोई भी पेंशन का काम नहीं हुआ, पेंशन नहीं मिल रही। तो मैं बता दूं इन्हें कि दिल्ली सरकार टाइम टू टाइम पैसा दे रही है और टाइम टू टाइम लोगों को सैलरी मिल रही है। अभी आप बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार की और हम चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं एमसीडी की। मैं इतना बता रहा हूँ, तो इन्होंने बात करी 13,000 करोड़ की। मैं हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में पूछता हूँ, कमिश्नर साहब बता दीजिए कि दिल्ली सरकार ने कितना पैसा देना है। कमिश्नर साहब बता दीजिए दिल्ली सरकार ने कितना पैसा देना है। पर कमिश्नर साहब ने आज तक कभी इस पर बात नहीं करी। हमने स्पेशल हाउस के अंदर चर्चा करने की बात करी कि आज 13,000 करोड़ में चर्चा करते हैं। हाउस के अंदर ये जय श्री राम लेके आए थे, पानी लेके आए थे, बिजली लेके आए थे, जैसे अभी लेके आए। दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। अगर दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही होती तो दिल्ली के अंदर इतनी सीटें नहीं आती। आज पानी फ्री मिल रहा है, पूरे देश को पता है, इसलिए पंजाब के अंदर हमारी सरकार आई है। आज पूरे देश को पता है अरविंद केजरीवाल तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहा है, इसलिए पंजाब में हमारी सरकार आई है। अरविंद केजरीवाल स्कूल अच्छे बना रहा है, इसलिए पंजाब के अंदर हमारी सरकार आई है। अरविंद केजरीवाल जी ने एजुकेशन अच्छा करा, हेल्थ अच्छा करा, इसलिए पंजाब में हमारी सरकार आई है। तो ये आज हम पंजाब में करके दिखाएंगे। यहाँ पे आपने एलजी साहब ने टांग अड़ाई। लेकिन अजय जी, आपने सड़कों का जिक्र किया, आपने पानी का जिक्र किया, यमुना का क्या हाल है, किस तरीके से वहाँ पर सफेद झाग दिख रहे हैं, वो आपको भी पता है। सुनिए, एक बार सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी दिल्ली में, पीडब्ल्यूडी के तहत जितनी भी सड़कें आती है दिल्ली में, वो दिल्ली सरकार के अधीन है। वहाँ पर कितनी सफाई हुई, वहाँ पर किस तरीके की चीजें हुई, वो भी बता दीजिए। मैं आपसे और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है और एमसीडी कहीं ना कहीं फेल है। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी है। एमसीडी तो है ही, एमसीडी तो जो काम किया एमसीडी ने नहीं किया वो दिख रहा है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी तो इसी तरीके की दिख रही है ना, कोई सफाई वहाँ पर दिख नहीं रही है। मैं लौटूंगी अजय जी, एक बार फिर से आपके पास चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली एमसीडी को जिस तरीके से करने का प्रस्ताव आज पारित हुआ और इसी के साथ जो चुनाव है वो उन पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया, उसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रबल सक्सेना जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रबल साहब आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी इस बात पर, प्रस्ताव जो पारित हुआ है मोदी कैबिनेट में, किस तरीके से आप इस प्रस्ताव को देखते हैं? क्या दिल्ली के लिए वाकई ये जो यूनिफिकेशन इस बार किया जा रहा है तीनों निगमों का, क्या वाकई ये सही है दिल्ली के लिए?
देखिए, अगर आप तीनों एमसीडी करना चाहते हैं एजेंडा होता है, पर 15 सालों से एमसीडी के अंदर आपकी सरकार है, आपने 15 सालों से कभी भी इस पर नहीं सोचा। अजय जी मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी अजय जी। प्रबल जी, कैसे हम अपनी रिया को, जो अपने जनता है उसको कैसे सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, खासकर बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी सहित तमाम चीजें जो रहती हैं जिसके लिए वो रोजमर्रा की जिंदगी में जद्दोजहद करता है, उसको उपलब्ध हो सके, इसको लेकर सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है, विभिन्न एजेंडे बनाती है और एक लंबा थोड़ी बजट की राशि उस पर खर्च करती है। और देखने में प्राय ये आया है कई विकास एजेंसियां में अगर आप तालमेल का अभाव होता है तो कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता है, इसका खमियाजा जनता को भी भुगतना पड़ता है। अगर सरकार की मंशा है कि वो तमाम एजेंसियों को एक सूत्र में करके शहर का और खासकर दिल्ली जैसा महानगर और जो हमारे देश की राजधानी है उसका अगर विकास करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसमें मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं देती। पर ये जहाँ तक सवाल ये है कि जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनमें जरूर आपकी सहमति इस मामले में होनी चाहिए, विकास के मामले में उन सबको जो है वो सहमत किए जाने चाहिए और उनकी भी उतनी ही जनप्रतिनिधि राय ली जानी चाहिए। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं, हर पार्टी का जो एजेंडा है वो यही है कि विकास हो और जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। इसी उद्देश्य को लेकर दिल्ली सरकार अगर ये काम कर रही है और इसमें अगर वो सभी की सहमति से करे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा विकास कार्य होगा और दिल्ली अपने आप में एक बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि पूरी देश और दुनिया की नजर दिल्ली पर रहती है। इसलिए वहाँ के विकास पर, वहाँ के प्रदूषण पर, वहाँ की नदियाँ, तालाब पर, वहाँ की सड़कों पर, तमाम चीजों पर अतिक्रमण पर लोगों की नजर रहती है। इसलिए इस पर जो है बगैर राजनीतिक भेदभाव के काम होना चाहिए। ठीक है, बेहतर काम इसमें होना चाहिए और इस तीनों को एक करने का जो फैसला है उनके पक्ष में है प्रबल साहब। लेकिन अवस्थी साहब एक बात मैं कहूंगी, 15 साल से, पिछले 15 साल से काबिज है एमसीडी में बीजेपी, पिछले 15 साल से काबिज होने के बावजूद भी आप बिल्कुल जब इस बार चुनावों का ऐलान होना है उससे 1 घंटे पहले आप ये कहते हैं कि ये जो बात है वो सामने आती है कि तीनों का विलय किया जा रहा है। और जब कई बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया कि पिछले 1.5 साल से इस पर जो है वो बातचीत चल रही थी, इस पर कार्रवाई चल रही थी, तो मात्र 1 घंटे पहले क्यों इस तरीके की? अगर आपको विलय करना था तो कुछ समय पहले कर देते ताकि जो चुनाव आयोग है उसको भी कुछ समय मिल जाता, ताकि समय पर चुनाव हो जाते, क्योंकि 16 मई तक का समय है, 18 मई तक का, माफ कीजिए। मैं अवस्थी साहब से मैं सवाल था, सक्सेना साहब। अवस्थी जी, चुनाव हुआ, आप 2012 में जब यूनिफिकेशन हुआ था तो 3 महीने डिले हुआ था चुनाव। और उस समय पर क्या था कि जो चुनाव भी जिसकी अवधि खत्म हो रही है, सपोज करो नॉर्थ एमसीडी का चुनाव है, उसके लिए उसको डिक्लेयर करता है कोर्ट कि ये नॉर्थ एमसीडी का चुनाव डिक्लेयर किया जा रहा है और उसमें ये पोस्ट हैं, ये सीटें हैं, ईस्ट एमसीडी का ये सीट है, ये पोस्ट है, और ऐसे ही साउथ के लिए करेगा। यदि ये डिक्लेयर हो जाए तो रोका नहीं जा सकता। हमने 1.5 साल पहले इनके खुद विधानसभा में रिक्वेस्ट किया था कि ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस है, इसको एक करना चाहिए, तो केजरीवाल जी ने जवाब तक नहीं दिया और बोलने तक का मौका नहीं दिया। 4 बार लेटर लिखा गया है। फिर हमने एलजी को बोला कि दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, एक पूरा स्लम डेवलप कर रहे हैं दिल्ली को केजरीवाल, जिससे उनको फ्री बिजली पानी के कारण जो लोग दूसरी जगह से आ रहे हैं, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई और कहीं से आ रहा है और दिल्ली में ठहरा है, क्योंकि पानी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, रहने के लिए कहीं भी हो। रोड के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने रोड घिर चुकी हैं, दुकानें बन गई हैं। हमने उनको कहा कि दिल्ली को दिल्ली रहने दो, दिल्ली को दिल्ली की राजधानी रहने दो, देश की दिल की राजधानी रहने दो, पर केजरीवाल जी को समझ में नहीं आया। हमने वहां पे डॉक्यूमेंटेशन भी किया, पर जब पता लगा हमको कि ये इलेक्शन को ये आने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप कुछ दिन के लिए रोकिए, इसको यदि हम संसद में पास करेंगे तो आप फिर एक ही एमसीडी का चुनाव को डिक्लेयर करिए। इसलिए वो उनके बोलने से पहले, उनके डिक्लेयर होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले उनको बताया गया। और इलेक्शन कमीशन कोई हमारा और आपकी पार्टी का कार्यकर्ता तो होता नहीं है, उसने लीगली देखा कि सही है और उसने होल्ड किया। अगले दिन क्या बोले केजरीवाल जी, उसके लिए उल्टा सीधा आपको मैं पहुंच चुका हूं। दूसरी चीज,
यदि बीच में कर देते, हम 2.5 साल के बाद कर देते, 3 साल के बाद कर देते, तो वो संवैधानिक 5 साल का जो समय होता है वो पूरा नहीं होता। केजरीवाल जी ने एक बात और बोली कि चुनाव हो जाने दो, बाद में मिला देना। यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जिस बेसिस पे चुनाव हो रहा है, जिन कारपोरेशन की बेसिस पे चुनाव हो रहा है, उनको जोड़ा नहीं जा सकता। चुनाव होने के बाद पूरा 5 साल चलना पड़ेगा। ये बात केजरीवाल जी को नहीं समझ में आई, ये मैं मानता नहीं हूं। अजय शर्मा जी को नहीं समझ में आई, उनको शायद संवैधानिक चीजें समझ में नहीं आई होंगी, परंतु केजरीवाल जी तो भैया पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस तो रहे हैं, उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया अजय शर्मा जी ने। उन्होंने एक भी स्कूल का नाम नहीं बताया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि पीडब्ल्यूडी की सफाई का काम उनका खुद का है, रोड को रिपेयर करने का काम उनका है, और दिल्ली का जो सबसे गंदा इलाका है, जिसके अंदर लोग कीड़े मकोड़े की तरीके से रह रहे हैं, साहब माना जाएगा। लेकिन देखिए एमसीडी भी तो दिल्ली में काम नहीं कर रही है ना। उनसे जवाब मैं लूंगी आपके सवालों का। उनसे जवाब लिया जाएगा आपके सवालों का। अगर ज्यादा दूर भी ना जाया जाए, अवस्थी साहब में क्या काम किया उन्होंने, अगर ज्यादा दूर भी ना जाया जाए तो पिछले साल की बात ले ले, जब मानसून आया था, उस समय में दिल्ली में अंडरपास का क्या हाल था, वहां पर बसें कितनी डूबी, वहां पर बच्चे किस तरीके से फंसे, उसको लेकर एमसीडी का काम नहीं था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं मुस्कान जी बताता हूं, जितनी रोड हैं जहां पे पानी भरा, वो सब पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, और इनको उसके नाले की सफाई करनी है। एमसीडी के पास छोटी छोटी नालियां होती है बस्ती के अंदर, ये कहते नहीं है, ये सब गलतियां एमसीडी की है। और एक और चीज बताना चाहता हूं कि उस समय पर भी इन्होंने ये कहा था, नाला नहीं साफ करा, और आज भी मैं उनको बोल रहा हूं कि सही पानी दे दो और सही लोगों का पानी निकासी दे दो। वो भी नहीं दे पाए इतने 7 सालों में। ठीक है अजय जी, वो जो पानी भरने की बात आप कर रही हो एमसीडी में, तो कहते हैं वो रोड के ऊपर, वो इनका काम था। चलिए ठीक है, के बड़े नाल साफ कराना इनका काम है। बारिश के समय में जितना भी अंडरपास में पानी भरता है, अवस्थी साहब ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो हमारा काम नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। सरकार का है अजय जी, दिल्ली सरकार का काम है वो। अवस्थी जी को एक चीज बता दूं, इन्होंने दिल्ली के लोगों को बांग्लादेशी कहा। अगर वो बांग्लादेश से दिल्ली में एंट्री करी तो इसकी परमिशन आप लोग क्या कर रहे थे? केंद्र में आपकी सरकार बैठी हुई है, आपकी जिम्मेदारी बनती थी। अगर बांग्लादेशी दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं तो उसमें आपकी जिम्मेदारी भूमिका नहीं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिएगा। आप ऑन रिकॉर्ड आपने दिल्ली के लोगों को बांग्लादेशी कहा, आपको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। फिर आपने कहा बिल्कुल नहीं मांगेंगे। दिल्ली के अंदर आपने कहा कि दिल्ली के अंदर सरकार के कोई भी नए स्कूल नहीं बने। आप मेरे क्षेत्र में आइए ना, मेरे वार्ड में आइए, मैं आपको दुनिया भर की नई बिल्डिंग मैंने अवस्थी भी आपके बीच में नहीं बोला। स्कूल का नाम बता दीजिए, मेरे स्कूल का नाम बताइए 500 की जगह। मैं वार्ड नंबर 11 का कौन सा, बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी है। स्कूलों का नाम बता दीजिए, 5 हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक की हालत सबको मालूम है। बना, बागेश्वर में नया बना, झांगड़ में नया बना, दुनिया का तो दिलवा देता हूँ आपको। कोई स्कूल कहाँ बना भैया? केजरीवाल जी नाम नहीं बता पा रहे, आप कहाँ से बता दोगे? मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ, आप आगे विजिट करिए ना। आप आंखों में जो आपके चश्मा चढ़ा, चश्मा उतार के खाली पुराने स्कूलों का रंग रोगन कराना आपका काम है। नई बिल्डिंग बनी हुई आपको, बनी हुई बिल्डिंग तो बनी है, वो तो भेज दे रहा हूँ साहब। पुराने स्कूलों का रंग रोगन कराना, मरम्मत कराना, ये काम है आपका। जिसमें पैसा खर्च ना हो वो काम कराते हो आप। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, हैप्पीनेस क्लास, यही जब आप फंस जाते हैं ना, आपको जैसे काम याद नहीं आता डंगड़ाने के अलावा। और जब आपकी बॉल पट्टी खुल रही है, बातों को सामने आ रही है, तो आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, भागने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम बीजेपी करती है 15 सालों से। अजय जी, मुझे लगता है आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ अवस्थी साहब को। आज ही केजरीवाल ने ये ऐलान किया, अवस्थी साहब, एक सैनिक स्कूल का, और शहीद भगत सिंह के नाम पर उसका नाम रखा गया, और वहाँ पर फौज की ट्रेनिंग दी जाएगी। अवस्थी साहब, एक ये सब बता दीजिए कि एनसीडी ने कितने स्कूल बनाए? अवस्थी जी को झांगड़पुरी के अंदर लेके आइए, 2 स्कूल का नए झांगड़पुरी के अंदर चुके हैं। मैं उन्हें पूरी बिल्डिंग दिखाऊंगा, जगह से नई बिल्डिंग बनी है। और एक स्कूल और बताना चाहूंगा, एक एमसीडी का स्कूल है जीवलोक का, जिसके अंदर नशा बिकता 2014 के अंदर बिल्डिंग बनी थी, टूट गई है पूरी की पूरी। वो बीजेपी सारी एमसीडी में बनी थी, आप सरकार में बनी थी। आज एमसीडी के स्कूल बेच रहे हैं, आप आज एमसीडी के हॉस्पिटल बेच रहे हैं, आज आप एमसीडी की जगह बेच रहे हैं, बचा नहीं आपको बिकने के लिए। और आप बात करें दिल्ली सरकार की, आप अपना काम तो कर नहीं पा रहे, कर्मचारियों को सैलरी दे नहीं पा रहे, डॉक्टर हड़ताल पे, डीबीसी कर्मचारी 15-15 दिन भूख हड़ताल में बैठते हैं, आप लोग मिलने तक नहीं जाते। अब बात करें दिल्ली सरकार की,
अरे दिल्ली सरकार ने जो काम कर दिया वो आप नहीं कर सकते। अभी गुजरात में इलेक्शन, गुजरात में आपका खूब सामना हो जाए तो जमानत मिल बचेगी आपकी। और आप जो कह रहे हो दिल्ली में तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों की आप कह रहे हो जमानत जब हुई है, आपकी यूपी में क्या हाल हुआ आपके विधायकों का? नोटा से भी कम वोट आया आपके विधायकों के पास। आपके आए हैं, हमारे पास नहीं है। क्या कंडीशन हो गई आपकी? आज बुर्खा पहन कर घूमने की कोशिश करनी पड़ेगी आप लोगों को। जनता ढूंढ रही है आपको। एमपी चुनाव के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं बीजेपी का बात चल जाए, आपकी सभी हो गई लैंडर माफिया वाली। अभी यूपी में क्या हुआ आपको? ठीक है, चलिए ठीक है। अवस्थी साहब और अजय जी मैं लौटूंगे आपके पास, प्रबल जी आपके पास भी एक बार फिर से लौटूंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। सक्सेना साहब आपके पास मैं इस बार आना चाहूंगी। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तो ये एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के बीच की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन जरा अगर प्रक्रिया पर बात कर लें तो चुनाव अगर लेट होते हैं तो सबसे पहली बात तो देखिए 18 तारीख तक कार्यकाल, 18 मई तक कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है एमसीडी का। उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि पार्षदों की जो कार्यकाल है वो भी नहीं बढ़ाया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें चुनाव अगर लेट होते हैं तो सीधे सीधे जनता के बीच ये संदेश तो गलत जाएगा ना। अगर ये जो फैसला है वो समय से लिया जाता तो चुनाव भी समय से होते। फैसला अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समय से लिया जाता तो चुनाव भी समय से होते और कार्यकाल जो है वो भी एक बार फिर से एमसीडी का समय से शुरू हो पाता। प्रबल जी देखिए, मैं आपको पहले कहा कि इस तरह की किसी भी शहर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो उसकी क्या जरूरतें हैं, किस तरह की वहाँ की समस्याएं हैं, किस तरह नागरिकों को जो है कैसे सुविधाजनक जो उनकी बुनियादी सुविधाओं को मिल सकती है उन्हें, उस पर एक समुचित तरीके का एक अच्छे विचार से एक बड़े दिल से निर्णय होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए क्योंकि ये विकास से संबंधित मामला है। क्योंकि देखिए जो भी सड़क है, बिजली है, पानी है, नल है, इन तमाम चीजों का लोग टैक्स देते हैं और उनकी अपेक्षा रहती है सरकारों से कि उनको जो वो दे रहे हैं उनको उसकी सुविधा मिले और उनका ये उनका एक अधिकार भी है, उनका हक है। और अगर इसमें ये राजनीति अड़ंगे आए कि चुनाव हो रहा है इसलिए कर रहे हैं या जो भी राजनीतिक परिस्थितियां वहाँ हैं उनको मद्देनजर रखेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति को तो फायदा होगा, लेकिन उन बेचारी जनता जो टैक्स भी भरती है, जो इनको वोट भी देती है, उसका क्या कसूर है? तो मैं समझता हूँ कि समय सीमा पर अगर काम हो तो ज्यादा बेहतर है। और चुनाव के समय इन मौके पर सिर्फ सस्ती राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर ये काम होते हैं तो निश्चित रूप से जनता का ही इसमें नुकसान होता है और ये सब मामले भी कोर्ट में जाते हैं, ये मामले पेंडिंगों में जाते हैं। इसलिए इस पर सभी दलों को, खासकर सभी जो जनता के प्रतिनिधि जागरूक लोग हैं, उनको एकमत होकर निर्णय करना चाहिए और जो बेहतरी हो सके दिल्ली के लिए, जो अच्छा से अच्छा हो सके, उस पर शीघ्र निर्णय करना चाहिए। तो चुनाव का मुंह नहीं देखना चाहिए कम से कम ऐसे समय में। चलिए अवस्थी साहब, स्कूलों को लेकर बात चल रही थी कि दिल्ली को पिछले 7 सालों में स्लम डेवलप किया केजरीवाल जी ने। अब इसको एक ठीक करने का एक तरीका आया है। अभी सेंटर कुछ यहाँ पे फंडिंग भी करेगी, स्पेशली दिल्ली के अंदर आधा जमीनें डीडीए देखता है। दिल्ली के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द लूटन एरिया है। दिल्ली में काफ़ी बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है, उसका सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तब दिल्ली की ये हालत है। स्लम एरियाज के अंदर कभी आप जाइए, आप कभी गए होंगे, वहां पे जाया नहीं जा सकता, इतनी गंदगी है। वो तो दिल्ली सरकार को ठीक करना था, उसको भी नहीं किया। कारण क्या है? इन्होंने जानबूझ के स्लम्स को डेवलप किया। मुस्कान जी, आप और हम और प्रबल जी बैठे हुए हैं, जहां पहले मेट्रो स्टेशन के पास 4 या 5 ये ऑटो रिक्शा या ये इलेक्ट्रिक रिक्शा खड़ा होता था, आज 50 या 60 खड़ा है। जहां एक फ्रूट वाला होता था वहां 40 से 50 फ्रूट्स वाले और सब्जी वाले दुकान लगा रहे हैं। आपके घर में गीता, सीता, रेखा या जो लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग नाम बदलकर
विशेष तरीके से कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं, और आप उनके देखिएगा, उनके जो धार्मिक त्योहार आते हैं उस दिन वो छुट्टी लेते हैं। ये जो पूरा दिल्ली को स्लम बनाया, ये केवल और केवल केजरीवाल जी ने बनाया, क्योंकि यहां पर उनको इसका बेनिफिट मिलता है। उन्होंने उन लोगों को, रोहिंग्यास लोगों को रहने के लिए पानी, बिजली और जगह जगह पर किस तरीके से उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए जाए, इस पे वो काम कर रहे हैं, इनके एमएलए काम कर रहे हैं। मेरा एक ही चीज कहना है, अभी इनको बड़ा खराब लग रहा था कि लोगों से, दिल्ली के लोगों से माफी मांगिए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी नहीं मांगूंगा। मेरे को तो दिल्ली के लोग आपसे माफी मांग रहे हैं कि इस दिल्ली को कम से कम स्लम मत बनाइए। शीला जी के समय पर जो पुल बने थे, जो फ्लाईओवर बने थे, उसका उद्घाटन ये कर रहे हैं पिछले 5-7 सालों में। एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बना पाए। और आपने देखा होगा ऑक्सीजन के केस में लास्ट ईयर किस तरीके से इन्होंने हो हल्ला मचाया। जब 380 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट थी तो 1200 टन मांग रहे थे, जिससे कि लोग इनकी गलती ना देख सके। और जो इनके मोहल्ला क्लिनिक, जिसको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल सिस्टम बनाना चाहते थे ये, वहां पर गाय, सुअर और बिल्ली और ये सब लोग रहते हैं। मेरा ये कहना है, एक भी हॉस्पिटल बना देते, एक भी कॉलेज बना देते, एक भी यूनिवर्सिटी बना देते। ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने, आपने सुनी है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसकी जगह नहीं है अभी तक, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। वाइस चांसलर है पर कोई टीचर नहीं है। ये केजरीवाल है। आप ये सोचिए, बिना स्टेडियम के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन, और मैं ऐसा स्पोर्ट बनाएंगे, और उसका वाइस चांसलर भी है, पूरा ऑफिस भी चल रहा है। पूरे दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। और अब आपने देखा होगा आबकारी नीति के ऊपर, कभी जिंदगी में आपने सुना कि एक बोतल लेने पर एक बोतल फ्री? और कौन बिकवा रहा है? जो ये कहते थे कि हम कहीं पे शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे, कोई ये लोग खुलाते हैं, ये पैसा खाती है सरकारें, वही व्यक्ति कह रहा है एक बोतल खरीदो, एक बोतल और फ्री है। और लेडीज के लिए अलग से स्पेशल पिग ठेके। ये कौन आदमी है? ठीक है, जो ये कहता था कि हम इसमें एक सुराज लाएंगे, वो आज आबकारी जो ठेकेदार है, शराब बेचने वाले, उनके हाथों में बिका हुआ आदमी है। ठीक है, चलिए अजय जी के पास मैं मैं जाना कौन सी चाहूंगी। बात करूं आपके मैं? सवाल का जवाब एक बार ले लेते हैं। देखिए, सफाई की बात जब आपने शुरुआत में की अवस्थी साहब ने, अजय जी, सफाई तो वाकई दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, आपको राह चलते कूड़े कचरे के ढेर लगे मिलेंगे। सफाई तो नहीं है। बेशक वो पीडब्ल्यूडी के तहत सड़कें हो, बेशक वो एमसीडी के तहत सड़कें हो, लेकिन सफाई की सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में आप कह सकते हैं। हाँ, अगर आप मेन रोड पर जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर गाँवों की या किसी बस्ती की अगर गलियों में जाएं तो बहुत ज्यादा गंदगी दिल्ली में देखने को मिलती है। अजय जी ने कहा कि मेट्रो स्टेशन के पास रेडी लगती है, उसके अंदर लोग ना हो जहाँ तो धर्म के वहाँ सामान देते हैं। रेट के हटाने का काम सरकार का एमसीडी का काम है। इसमें बच्ची की जेल हो रही है, ज्ञान नहीं है, इन्हें पढ़ के आना चाहिए था। इन्होंने कहा आसपास में गाय दिखती है, हमारी माता है, इनकी भी माता है। गाय उठाने का काम, रोक उठाने का काम एमसीडी का है, क्योंकि 15 सालों से बीजेपी की सरकार एमसीडी में बैठी हुई है, आप उस पर खेलो। दिल्ली उठाने का काम एमसीडी का, जो ये बीजेपी फेल होती है, बच्ची की ज्ञान नहीं है। अभी उन्होंने कहा सुअर उठाने का काम भी एमसीडी का, जो कि उठाने में नाकाम है, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी लो। आप आते बंदरों पे, बंदर उठाने के लिए आपको पैसा करना ही है। इंसान उठाने के लिए कानून बनाया है आप लोगों ने, जानवर उठाने के लिए कानून नहीं बनाया। गाय के लिए इनकी लंका गांधी ने कानून बना रखा है, कुत्ते के लिए कानून बना रखा है। अगर कुत्ता इंसान को काट ले, उसे काटने के बाद इंजेक्शन लगाने के लिए एमसीडी के हॉस्पिटलों के अंदर इंजेक्शन नहीं है, वो बीजेपी का फेलियर अवस्थी को अब आते हैं। तो मैं यही बता दूं, जो आप बातें कर रहे हैं, अब हम जो डिबेट कर रहे हैं एमसीडी की डिबेट कर रहे हैं। चुनाव एमसीडी का दिल्ली विधानसभा का नहीं है। अगर आपने दिल्ली विधानसभा की डिबेट करनी है तो विधानसभा में जाइए ना, क्या आपके विधायक है, अगर उनके मुंह में टेप लगी हो तो आप उतारिए। आप बोलिए मैं तो डिबेट करता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी में अकेला आवाज उठाता हूँ, डिबेट करता हूँ, तो डिबेट करो। आपके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कहते हैं कि हमने ये बात कर दिया जी, ये बात कर दिया, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और किसी भी कर्मचारी के अकाउंट तक आज तक वो दिए नहीं पहुंचता। स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, और उसके अंदर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देते, उसका अमल नहीं होता।
हमें बात करनी चाहिए एमसीडी के कर्मचारी से, हमें बात करनी चाहिए दिल्ली की सफाई से, हमें बात करनी चाहिए दिल्ली से गंदगी कैसे दूर हो, हमें ये बात करनी चाहिए कि दिल्ली की जनता को सफाई से अभी उन्होंने कहा पानी भरता है, पानी निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? जितने भी दिल्ली के अंदर पंप लगे हुए हैं वो सारे एमसीडी के हैं। छोटे नाले से बड़े नाले में पानी जिम्मेदारी है, वो सारे बड़े नाले साफ करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। बड़े नाले से जो पानी डायरेक्ट होता है वो एमसीडी का पंप लगा हुआ है। आइए मैं आपके बीजेपी के लीजिए, मजाक कर रहे हो आप यार चैनल पे बैठ के, और ऐसे लोगों को सामने मत बनिए जिनको सब मालूम है। आपसे नहीं आती थी, आप थोड़ा पढ़ के आते, हम बहुत पढ़ के आते हैं, रोज ही बैठते हैं। एमसीडी के पंप लगे हुए हैं, वो जितने बड़े नाले हैं पीडब्ल्यूडी की रोड के ऊपर कोई भी जाम लगता है, पानी बढ़ता है, वो दिल्ली सरकार का काम है, जो आप नहीं करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। एक बार ग्राउंड पे उड़ लीजिए, जैसे आपके नेता हवा में पैराशूट में उड़ते, आप पैराशूट में तो जमीन पे आइए, जमीन पे ही है साहब। काम करता है, हवा में काम नहीं करता। जितने एमसीडी के पंप नॉर्थ एमसीडी में झाबी है, अजय शर्मा विजिट करके आया है। अजय शर्मा जी क्या है मेरे को नहीं मतलब है, दिल्ली को ठीक करो, आपकी सरकार है, झूठ बोलते हो यहाँ पे बैठ के। आप झूठे हो, आपका झूठा बोलने का काम आपका है। आप अच्छे दिन वादा करते हो, जैसे पैसे निकाल लेते हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पब्लिक को गुमराह करते हो, धर्म की राजनीति करते हो, हम करते हैं काम की राजनीति। वाह, धर्म की राजनीति हम करते हैं। धर्म की और काम की राजनीति पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल एमसीडी पर बात कर रहे हैं। मैं लौटूंगी अजय जी आपके पास। सक्सेना साहब आपके पास में आना चाहूंगी। दिल्ली का विकास, अभी जो प्रवक्ताओं की बातें हम सुन रहे हैं, तो कह सकते हैं कि दिल्ली का पूरा विकास एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के बीच में फंसा हुआ है। प्रबल जी। जी, एक फिर ये सवाल, हेलो जी प्रबल जी, आप अपनी बात रखें। नहीं, सवाल फिर कीजिए। सवाल आप ही से है कि जिस तरीके से बातें अवस्थी साहब और अजय जी की सुनी गई है, कह सकते हैं कि दिल्ली का पूरा विकास एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के बीच में फंस कर रह गया है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो है वहां पर दिल्ली सरकार कहती है कि वो एमसीडी के तहत आती है तो एमसीडी काम करेगी, और एमसीडी में बीजेपी कहती है कि वहां पर दिल्ली सरकार काम करेगी। विकास तो यही रह गया आपस की लड़ाई में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन कम से कम इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कम से कम विकास के नाम पर या विकास जहां हो रहा है वहां उस पर राजनीति करें, कम से कम ना करें कृपा करके, क्योंकि राजनीति करने की और भी काफी मंच है, काफी जगह है। क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी है या कोई दूसरी विकास एजेंसी है, इन सबका मूल उद्देश्य यही है कि जनता को सुविधाएं प्रदान करना। जिस तरह से लोग छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हैं, चाहे वो सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो, बिजली का प्रदूषण का, जैसे मैंने भी कहा, तो इन तमाम चीजों पर इन लोगों को एक राय बनाना चाहिए और कम से कम जागरूक नागरिकों की एक समिति बनाना चाहिए जो समय समय पर सरकार को और नगर निगम को अपने विचार दें और कम से कम सक्रिय लोग इसमें आगे आए, क्योंकि राजनीति तो चुनाव के समय कर सकते हैं, हमेशा राजनीति करना ठीक नहीं है। ठीक है, एक सवाल जी, वो ना 5 से बंद कर दो। एक सवाल प्रबल जी मेरा और है आपसे, क्योंकि अगर प्रक्रिया की बात करें, अब ये कहा जा रहा है कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, 2.5 साल का ये कार्यकाल किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। इसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात है, इसमें सीधा सीधा आरक्षण का एक पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ये जो एमसीडी है उसमें दूसरे साल का जो कार्यकाल है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, और चौथे साल का जो कार्यकाल है वो SC ST वर्ग के लिए आरक्षित है। तो ये दावपेच किस तरीके से सरकार सुलझा पाएगी? मेरे को जवाब देना है ना प्रबल जी, मैं लौटूंगा वैसे साहब। सरकार जो है वो अब जो भी काम करती है उसके अंदर वो क्यों नहीं समझती कि वो उसमें हर जगह राजनीति, क्योंकि ये वोटों की फसल वाला मामला है।
और वो इसमें नफा नुकसान अपना देखते हैं, अपने राइस दिलों को देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जनता जो है वो उसको जो है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो पार्षद या जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं उनके पास भी इतना टाइम रहता है, वो दूसरे उनके एजेंडे शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम कुछ साल पहले तक उनको एक जो है अपना वार्षिक कैलेंडर जो बनाते हैं जो अपना, उसके आधार पर ही उनको अपनी योजनाएं बनाना चाहिए, उस पर ही काम करना चाहिए। जनता भी को भी जब ये वोट मांगने जाए इनके पास, जनता को पूछना चाहिए कि आपका जो आपने वादे किए थे, जो आपने अपने जो घोषणा पत्र में जो हमसे, वो उनको कहाँ तक पूरा किया आपने, उसके आधार पर ही उनको मतलब जो है वो वोट या आय की इनकी रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि लोग भूल जाते हैं, जो वादे होते हैं वो वादे रह जाते हैं। इसलिए जनता को निश्चित रूप से जागरूक होना पड़ेगा और इनसे 5 साल का पूरा हिसाब जो घोषणा पत्र में वादे किए उसका हिसाब मांगना चाहिए। तभी जाकर राइस दलों में जागृति आएगी और उनको समझ में आएगा कि अब जनता जो है लाभ हानि नहीं बल्कि अपना हिसाब किताब लेके बैठेगी। इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है जनता का। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, ये राजनेता ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे और विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की गंगा बहती रहेगी। जनता को जागरूक होने नहीं दिया जाता। जो एमसीडी की सड़कें हैं, जनता को यही अभी तक समझ नहीं आया कि एमसीडी कहाँ जा रही है, एमसीडी का काम कहाँ है, पीडब्ल्यूडी का काम कहाँ है। अवस्थी साहब जरा एक बार साफ कर दें। बिल्कुल, जो छोटी छोटी गलियां हैं उसको साफ कराना, उसकी मरम्मत कराना, ये एमसीडी का काम है। छोटी गलियां, जो गलियां आप समझ लीजिए 10 फीट लंबी चौड़ी रोड हो, उससे छोटी और उससे बड़ी 12 फुट के लेके ले लीजिए, ठीक है। उससे बाद में जितनी भी बड़ी रोडें हैं सब पीडब्ल्यूडी की रोडें हैं, और उसको मेंटेन करना, उसके अंदर घास उठाना लगाना, पार्क मेंटेन करना, ये सब दिल्ली सरकार का काम है। परंतु केजरीवाल जी की ये पुरानी आदत है, वो किसी ना किसी के ऊपर कुछ झूठ बोल के मर देती है। जैसे आपने ऑक्सीजन का मैटर देखा था। ठीक है, मैं लौटूंगी अवस्थी साहब, मैं सुनूंगी आपकी बात पूरी। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी साहब, आप अपनी बात पूरी करें, और एक छोटा सा सवाल भी मेरा आपसे है। अब आपने खुद कहा कि छोटी छोटी जो गलियां हैं वो एमसीडी के तहत आती हैं। अब गंदगी जो ज्यादा है वो स्लम एरिया में है, छोटी छोटी गलियों में ही है, गलियों के अंदर जाकर गलियां हैं, वहां पर भी तो गंदगी बहुत ज्यादा है, तो वो क्यों एमसीडी ने साफ नहीं करवाई? जरा इसका जवाब दे दें बस। हाँ, मैं फिर से जवाब दे रहा हूँ। जितना स्लम एरिया है वो दिल्ली सरकार के पास है, और ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। अजय शर्मा जी मना कर सकते हैं क्योंकि वो लोग झूठ बोलते हैं। जो पूरा का पूरा स्लम एरिया है वो दिल्ली सरकार के पास है। जो गंदगी की बात आप कर रहे हो, जो मेन रोड्स हैं, जो पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है, छोटी रोड्स हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, वहां पर हम लोग काम देख रहे हैं। प्लस स्लम एरिया पूरा इनके पास है। और कितनी गंदगी है, आप किसी एक स्लम एरिया में जाके देख लीजिए, आप 15 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहां पे। तो पहली चीज ये मैंने आपको क्लियर किया कि स्लम इज इन अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, और उसकी क्या हालत है वो सबको मालूम है। दूसरी चीज, ये एक केजरीवाल जी एक अराजक, जो कि एक आंदोलन से जन्मी पार्टी के बड़े महानायक हैं, इनको झूठ बोलने में कहीं दिक्कत नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा, कभी शीला दीक्षित जी के नाम पर, कभी गडकरी जी के नाम पर, या स्वर्गीय अरुण जेटली जी के नाम पर इन्होंने बहुत झूठ बोले, और उन्होंने बोला मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। बाद में जब इनको केस हुआ, इनके ऊपर आरोप लगाए, तो ये तिहाड़ जेल भी गए और वहाँ पर इन्होंने माफ़ी भी मांगी, और उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया, भाई केजरीवाल जी इनको छोड़ दो। जो ये लोग कहते थे कि 300 करोड़ जो शीला दीक्षित जी पावर, क्योंकि कल बजट है इसलिए बता रहा हूँ, 300 करोड़ रुपए तो कहते थे कि ये पावर एजेंसीज को पैसा दे रही है, बीच में पैसा शीला जी खा जाती हैं, हम आएंगे तो इसको ठीक कर देंगे और इसमें कम पैसा खर्च होगा। जो 300 करोड़ था बढ़ के 7 सालों में 3300 करोड़ हो गया। कल बजट में पास करने वाले हैं। ये कितना खाया ये खुद जवाब दे देंगे। दूसरी चीज, डीटीसी एक भी बस 7 सालों में नहीं खरीदी। जितनी बसें आ रही हैं सब क्लस्टर बसेस आ रही हैं, प्राइवेट एजेंसीज की आ रही है। 85 लाख की बस आती है और 35 लाख उसका मेंटेनेंस है। आप और हम मान सकते हैं क्या इस बात को? पर इन्होंने किया और बाद में उसको टेंडर को रद्द करना पड़ा। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि डीटीसी बसों में जब हम लोग, पुरानी सरकारें थी, वो 700-750 करोड़ रुपए का सब्सिडीज देते, जो आज की डेट में 1800 करोड़ है, डबल हो गया।
चौथा जो मैं आपको बताऊंगा तो आप और हम लोग हैरान हो जाओगे, जल बोर्ड जो 1400-1500 करोड़ का प्रॉफिट में रहता था, वो हर साल 600, 700, 800 करोड़ के लॉस में जा रहा है, अब 58,000 करोड़ के लॉस में है। ये दिल्ली को क्या बना दिया आपने? ये क्या फ्री पानी देके वोट जितना ही खाली दिल्ली को ये अच्छा करना था? चलिए ठीक है, जान लेते खराब पड़ा हुआ है। ठीक, और ये एक जवाब नहीं देंगे कहीं पे भी। ठीक है, सुन मैंने लेते कहा हैं। इनको कि एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपका इतना बजट हो गया, जो 24,000 करोड़ का बजट था वो 70,000 करोड़ हो गया, काम एक भी नहीं हुए। मेट्रो का प्रोजेक्ट भी 1.5 साल रोक के रखा केजरीवाल ने। क्या मजाक है ये? और उसके बाद कहते हैं हमने बहुत काम कर दिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल, भगवान ना करे किसी स्टेट में दिल्ली का ये मॉडल लगाया जाए। ठीक है अजय जी, दिल्ली की बदनसीबी है कि केजरीवाल टाइप का व्यक्ति इसको राज कर रहा है। 24,000 करोड़ का मॉडल 70,000 करोड़ का बना दिया, वो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि स्लम एरियाज जो हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अब वो पीडब्ल्यूडी के तहत हैं, तो क्यों वहां पर सफाई नहीं हुई दिल्ली सरकार के? दिल्ली सरकार के तहत? अवश्य ही कहा कि भारत सरकार के अधीन आती है। मैं आपको बता देता हूँ, छोटे स्लम है कि नहीं है दिल्ली सरकार में, जवाब दीजिए ना पहले। अरे मैं दिल्ली सरकार बताऊँ नहीं, पर जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए। स्लम, जितने स्लम डिपार्टमेंट हैं वो दिल्ली सरकार में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपके क्वेश्चन में जवाब ले लीजिए, मैंने आपको इसमें नहीं बोला। आपने कहा, आप जवाब नहीं दे रहे हो यहाँ पे बैठे हुए। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आपने कहा कि आप हाँ ना में जवाब दे दो पहले। ठीक है अजय जी एक बार इसका जवाब दें, एक बार जवाब तो दें इसका, आखिर पता तो चले कि वो स्लम एरिया किसके तहत है जहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। एमसीडी के तहत नहीं है तो दिल्ली सरकार के तहत होगा। सुन लीजिए, स्लम एरिया दूसरी झोपड़ी का जो एरिया होता है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। दिल्ली सरकार ने स्लम एरिया में सारी गलियां बनवा दी, सारे रोड बनवा दिए, सीवर लगवा दिए, लाइट लगवा दी, तो कभी नहीं लगी थी, वो स्लम एरिया में लगा है। बस कचरा नहीं उठवाया गया वहां से। अजय जी, कचरा हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। कचरा हटवाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। इन्हें ज्ञान कम है थोड़ा सा, स्लम डिपार्टमेंट में सफाई का काम करने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। गलत बोल रहे हो भाई। अरे मेरे एरिया तो स्लम यहाँ ऐसा मत बोलो सबके सामने, तो सही बोल वो एमसीडी में नहीं आता। अरे सफाई की जिम्मेदारी किसकी आती है? सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल जी की। जब स्लम एरिया, अजय जी, जब स्लम एरिया आपने ये माना कि दिल्ली सरकार के तहत आता है स्लम एरिया, तो वहां पर सफाई की व्यवस्था भी आपकी होगी। मेरी बात समझिए, दिल्ली में 3 एजेंसी काम करती है, एक एमसीडी, एक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का डीडीए का पार्ट आता है, वो आता है केंद्र सरकार के अंदर में, और एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार डीडी। अब ये जो बात कर रहे हैं पार्क की, एक बात सारी नोटबंदी में एक सवाल दूंगा आपको, बताऊंगा। इन्होंने कहा पार्क 99% पार्क एमसीडी के अंदर में आते हैं और डीडी में आते हैं। दिल्ली सरकार में पार्क आती है, सफाई करने की जिम्मेदारी पार्क पर फिर चलेंगे। स्लम एरिया तो क्लियर कर दीजिए अजय जी, स्लम एरिया में सफाई वहाँ की तो क्लियर कर दे। स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी वाला, मैं स्लम एरिया में रहता हूँ। जो होता है 12:30 बजे ना झुग्गी में नहीं आते। स्लम एरिया जो होती है वो सफाई की, वो काम की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। एमसीडी नाली साफ करती है। इसीलिए यही कारण है। देखिए प्रैक्टिकली अब यहीं पर देख लीजिए, यही कारण है कि वहां पर सफाई हो क्यों नहीं रही। आम आदमी पार्टी नहीं मान रही है, दिल्ली सरकार नहीं मान रही है, और ना एमसीडी की बीजेपी मान रही है। आखिर वहां पर सफाई करे कौन? दोनों के बीच में फंसकर तो यहीं पर रह गए ना स्लम एरिया के लोग। और आप ये समझिए, आप दोनों की ये जो खींचतान है आपस में, इस वजह से वो स्लम एरिया के जो लोग हैं वो बीमारियों से अपनी जान गंवाते हैं आए दिन। बिल्कुल डेंगू में सामना कौन कर रहा है? दिल्ली सरकार देती है या फिर जब दूसरी नौकरी के अंदर डेंगू लार्वा साफ करने के लिए, देखने के लिए जाता है, किसकी जिम्मेदारी होती है? कौन जाता है? अवस्था जी डिबेट करना था, डिबेट कीजिए ना मुझसे, मैं जवाब दूंगा। अजय शर्मा जी, केवल मलेरिया डिपार्टमेंट वहाँ फॉगिंग के लिए जाता है, आपको मालूम है, पर आप सब पब्लिक के बीच में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि दिल्ली के स्लम को आपने और स्लम बना दिया है। अरे अवस्थी जी क्यों? अजय जी
और अवस्थी जी, मानिए चाहे ना मानिए, अभी जब डेंगू का प्रकोप दिल्ली में बढ़ा था तब खुद वहां पर रिपोर्टर हमने स्लम एरियाज में भेजे, और वहां पर आप यकीन नहीं करेंगे घुटनों घुटनों तक पानी था वहां पर स्लम एरिया में, और कितने मच्छर होंगे उस पानी में, कितनी गंदगी होगी। वो गंदगी साफ होगी तो वहां पर फॉगिंग की कोई व्यवस्था आप करें चाहे ना करें, जब गंदगी नहीं साफ है वहां पर तो जनता बचेगी कैसे? गंदगी साफ ये तो करने इनका का काम है ना, देख ही नहीं रहे हैं, ये खाली लेक्चर मारते हैं। गंदगी साफ करने का कार्य दिल्ली सरकार का नहीं, एनसीडी का है। एनसीडी को सिर्फ पानी निकालने का काम किसका है? पानी निकालने सीवर बनाने का काम किसका है? किसका? वहां पे सीवेज के लिए जो रोज लोग जाते हैं, शौचालय बनाने का काम किसका है? पानी देने का काम किसका है? स्वच्छ पानी किसका? वहां की रोड बनाने का काम किसका है? चलिए ठीक है, बना रही है। अब बोलोगे नहीं अजय जी, क्योंकि दिल्ली आप सरकार यहाँ पर का झूठ बोलने के लिए आए हो। सारे जितनी भी सब एरिया हो गए, ठीक है, चलिए इस सूत्र में से बाहर निकलते हैं। प्रबल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हालांकि अजय जी ने 2-3 बार ये बात रिपीट की कि वो खुद स्लम एरिया से हैं, लेकिन हो सकता है जहां पर वो स्लम एरिया में हो वो साफ सुथरा हो, लेकिन बाकी के स्लम एरियाज जो हम रिपोर्टर्स के माध्यम से देखते हैं, हम खुद जाकर वहां पर देखते हैं, वो तो साफ सुथरा नहीं है। और आप अभी सुना आपने, दोनों ही मानने को तैयार नहीं है कि वहां की सफाई कौन करेगा, वहां से पानी ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो कौन सही तरीके से करेगा, वहां पर काम कौन करेगा, सफाई कौन करवाएगा, कोई भी मानने को तैयार नहीं। और इसी वजह से जनता आए दिन अपनी जान गंवाए जा रही है। कभी डेंगू, कभी मलेरिया, अलग अलग बीमारियां पनप रही हैं उन लोगों में स्लम एरिया में। यही तो जनता का दुर्भाग्य है कि जो राजनीतिक दल है वो अपने निजी स्वार्थ के चलते, अपने एजेंडे के चलते वो दूसरों को श्रेय देना चाहते नहीं है। भाई सरकार का काम है, जो विकास की योजनाएं हैं, जो प्लानिंग की गई है, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, उस पर काम करें वो, उस पर, और उस पर कम से कम राजनीतिक अंकुश ना हो। अगर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको फिर जो आपने एक बनाया है कार्यक्रम, उसके अनुसार काम करने दिया जाए। होता क्या है कि ये जो राजनीतिक दल है वो उसमें भी अपनी राजनीति देखते हैं कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, कहीं हमें हमारा श्रेय दूसरा कोई न ले जाए। भाई आखिरकार आप सभी लोग, अपने सभी जो राजनीतिक दल हैं वो सभी जनता के लिए ही, जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए आए हैं। तो जब ये भावना इनके मन में आएगी तो फिर वो तू में वाली स्थिति हो, जो आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति, झूठ और सच वाली स्थिति खत्म हो जाएगी। कम से कम शहर के विकास के लिए तो कम से कम इनको जो है ईमानदारी के साथ ही कोशिश करना चाहिए कि कम से कम उसमें तू में ना हो। जो जनता अधिकारी जो दिए गए हैं, जो कर्मचारी हैं जिनको सैलरी मिल रही है, वो अपना कार्य करें, समय पे करें, और छिड़काव हो बाकायदा, नदी नाली सही बने, उनमें अतिक्रमण ना हो। इन तमाम चीजों देखने की जिम्मेदारी विकास एजेंसी की होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही मानने को तैयार नहीं है, ना तो दिल्ली सरकार और ना ही एमसीडी में जो शासित है बीजेपी, कोई भी मानने को तैयार नहीं कि स्लम एरियाज की सफाई कौन करेगा। फिलहाल अब तीनों का विलय हो रहा है, शायद अब ये समस्याएं कुछ सुलझ जाए, ये भी देखने वाली बात होगी अगर विलय के बाद समस्याएं सुलझती हैं या नहीं। बहरहाल समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वाद विवाद लगातार चल रहा है एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के बीच, और अब जो विलय हुआ है, यूनिफिकेशन हुआ है, जो अभी होना है, हालांकि संसद में इसका प्रस्ताव होगा, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इस पर क्या फैसला होगा, चुनावों के बाद किस तरीके की सरकार बनेगी यहाँ पर, और कौन सी सरकार कितना काम अब करेगी दिल्ली के लिए, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ राष्ट्र धर्म में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।